मेरा नाम पुलक चंद्र मुखर्जी है और मेरे फैमिली में हम लोग तीन भाई हैं और मेरी 2 दीदियां हैं, शादी हो गई उन लोगों की, और भाभी है मेरी। तो ऐसे हम लोग का बहुत छोटा परिवार है, हम लोग 4 लोग हैं और हमारे साथ हमारे बाबा हैं भोलेनाथ। तो बस यही मेरी फैमिली है और बाकी बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे शिष्य वगैरह हैं, मेरा भतीजा भी है, लगा हुआ रहता है, सीखने की प्रयास कर रहा है वो लोग भी। तो सबको थोड़ा थोड़ा करके सबको तो देना पड़ता है ना, तो वही उन लोगों को थोड़ा थोड़ा विद्या बांट रहे। अभी सब लर्निंग पीरियड पे हैं, तो प्रयास करना कि भविष्य में ये लोग भी तैयार हों। मगर जिस हिसाब का अभी ये जो व्यवसाय चढ़ गया है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इतनी ज़्यादा स्ट्रगल हो गई है लोगों के अंदर। अब जो है लोग कला नहीं बेच रहे हैं। जिस समय हम लोग छोटे छोटे थे तो उस समय जो है काम दिखाया जाता था, कला कैसी माता की प्रतिमाएं बननी चाहिए, हर चीज़ों की डिटेलिंग होती थी। अब जो है डिटेलिंग नहीं रह गई है। अब लोगों के मन के अंदर ये भाव रह गया है कि प्रतिमा क्या करना, सुंदर बनाकर पंडाल बनाओ। बनारस की लोगों की थिंकिंग, बहुत से ग्राहक भी मतलब सोच रहे कि मूर्ति माँ को लोग आएंगे, वही हाथ जोड़ेंगे निकल जाएंगे, पंडाल हैवी बनाओ। क्योंकि यहाँ पर मूर्तियों की कम पंडालों की पूजा ज़्यादा हो रही है आजकल, देखने को मिल रहा है। अच्छा लगता है भाई, पंडाल अच्छा होना चाहिए। और माँ तो माँ है, चाहे हम बनाएं, चाहे आप किसी भी रास्ते से लड़के को, बच्चे को पकड़कर आप मूर्ति बनाओ, उसकी प्रतिमा को सब हाथ जोड़ेंगे। मैं भी बना कर दूंगा, उसको भी लोग हाथ जोड़ेंगे। मेरे यहाँ जो है दुर्गा माँ की प्रतिमा एक्चुअली हम लोग स्टार्ट करते हैं चैत के नवरात्र में। चैत के नवरात्र से हम लोगों का कार्य आरंभ होता है। जिस दिन मतलब छठ होता है उस दिन हम लोग मतलब ऐसे तो नवरात्र में सभी जैसे मार्केटिंग करनी तो बांस है, लकड़ी है, पुआल है, इन लोगों को सबको एडवांस दे देना, फिर वो धीरे धीरे माल आता रहता है। सबसे पहले आरंभ होता है माँ का चेहरा बनना, हाँ, जो कि सबसे मेन काम होता है। तो माँ का चेहरा हम लोग बनाते हैं सब कोई मिलकर, और फिर बाद में आ जाता है जब माँ का चेहरा बन जाता है, माँ के कार्तिकेय जी, गणेश जी का चेहरा अलग से बनता है, और लक्ष्मी, सरस्वती, इन लोगों का चेहरा जो है ये हम लोगों को बनाकर स्टोर करना रहता है। क्योंकि उस समय घाम भी ठीक ठाक रहता है, मॉइस्चर भी बना रहता है अच्छा, तो वो देने दे तन का तुरंत हम लोगों का सूखता रहता है। हम लोग फिनिशिंग करते रहते हैं उस पर, और फिनिशिंग करने के बाद जो है फिर उन लोगों को स्टोर कर लिया जाता है। फिर आरंभ होता है जिस समय आपका ये फाउंडेशन बनना, ये कठाम पहले बनता है माँ का, फिर वो बाँस से पूरा इनका मतलब जैसे हम लोग काठाम जिसको बोलते हैं, वो बाँस उस डालकर उसका पूरा स्ट्रक्चर बना देना। फिर नेक्स्ट वर्क आता है आपका ये पुआल बांधना। तो जैसे पुआल का काम होता है तो पुआल का फिगर जो है पूरा खड़ा होता है। फिर उसके बाद उसकी फिटिंग होती है। फिटिंग होने के बाद जो है तब उस पर मिट्टी का काम आरंभ होता है। इसको करते करते हम लोगों का ये 6 महीने का रोटेशन पूरा कंप्लीट होता है, तब जाके प्रतिमाएं बनती हैं। फिर 1 महीना हम लोग 5 महीने में ये काम होता है, फिर 1 महीना रख दिया जाता है कलर और फिनिशिंग के लिए। फिर ऐसे करके मूर्तियों की फिनिशिंग होती है। फिर जिस समय जैसे जैसे डिलीवरी होने को रहती है, उस समय जैसे आज डिलीवरी होनी है तो आज सवेरे जो है या शाम को डिलीवरी होने के 1-2 घंटा पहले हम लोग बाल वगैरह को लगा देते हैं। तो बाल लगाने से क्या होता है ना, बहुत समय ये देखा गया कि बाल लगा देने से उसका जो कर्ल होता है वो बहुत समय ढीला पड़ जाता है, तो जिस कारणवश देर उसको करते हैं। फिर मुकुट वगैरह लगता है। ये मेरे पिताजी करते थे ये काम को। मेरे बाबूजी, हम लोग जो है बनारस क्या पूरे ईस्टर्न यूपी में हम लोग अकेले एक ब्राह्मण कारीगर थे। तो आज से आप 50 साल पीछे चली जाओगी तो उस समय जो देखा जाता था
तो उस समय के लोगों के अंदर ये भावनाएं होती थी कि भाई ब्राह्मण कारीगर है तो उससे मूर्ति बनवाओ। ये अभी भी बहुत सी जगहों पर है। ये सब पुराने ढांचे के लोग थे, वो रूढ़िवादी इंसान थे, तो वो लोग ये करवाते थे। किसी के घर में काली माँ का प्रतिमा है तो ये सब विग्रहों को जो है बहुत लोग जो है गैर जात के लोगों से उनको स्पर्श नहीं कराते थे। विशेष तौर पे जो ब्राह्मण परिवार होता था उनके घर में विग्रह है तो वो लोग विदाउट अदर्स कास्ट को माँ को छूने नहीं देते थे। तो फिर उन लोगों के यहाँ जाकर हम लोगों को उनका अंगराग किया जाता था, अर्थात कलर वगैरह, आँख वगैरह ये सब बनाए जाते थे। अब सालियाना पूजा में हो चाहे उनके जन्मतिथि पर हो, मतलब उनके एनिवर्सरी पे उन लोगों का पूजा होता है तो उस समय सब लोग कलरफुल करवाते हैं अपने देवी देवताओं को। ऐसे भी बहुत से घरों में प्रतिमाएं हैं कि घर से बाहर ही नहीं निकाला जाता, वो अपने उनके कमरे में ही वो विग्रह रहेगी, वो विग्रह को उस कमरे से भी बाहर वो लोग नहीं निकालते हैं। तो इन सब चीज़ों को बड़ा अटेंशन होकर करना पड़ता था उस समय, क्योंकि बहुत से घरों में कौष्टिक पत्थर की प्रतिमाएं हुआ करती थी, अष्टधातु की, किसी के यहाँ सोने की, चांदी की, सब मूर्तियाँ अपने बनारस में बहुत लोगों के पास है, अनगिनत, जिसकी कोई भाषा नहीं है। तो इन लोगों को करने के लिए हम लोग ये काम हमारे बाबा सीखे थे। मैं अपने बाबा से इंस्पायर हुआ जब मैं उस समय बहुत छोटा था। तो मेरे बाबा एक मूर्ति बना रहे थे काली माँ की, तो वो 10 महाविद्याओं में आती है तारा देवी की प्रतिमा। तो वो अपने यहाँ शिवरात्रि के दूसरे दिन जो है बगल में पूजा होती है, तो मेरे बाबा बना रहे थे। तो मेरे बाबा जो हैं उनका शरीर तबीयत थोड़ा सा फीवर वगैरह थे, तो वही फीवर लेकर भैया एडवांस ऑर्डर लिए हैं तो भाई देना ही है उनको। तो प्रतिमा को बना रहे थे तो हम बाबा के पास हम रहते थे, अगल बगल इर्द गिर्द देखा करते थे, वॉच करते थे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हम देख रहे हैं उनका शरीर नहीं चल रहा था, मतलब लस्त पस्त हो जा रहे थे। तो हम कहे हम बनाएं, कहे नहीं तुम इस माँ को न छुओ। हम कहे क्यों? अभी तुम पढ़ाई लिखाई करो, मूर्ति वूर्ति नहीं बनानी। तो उसे डांट फटकार कर हमको भगा दी। फिर देखे हम बाबा का तबीयत एकदम ही मतलब बुखार इतना ज़्यादा हो गया, तो पानी का काम कर रहे थे, तो हम बाबा को हटाएं। तो फिर हम उसको इधर उधर करके हम प्रयास कर रहे थे करने का, तो कैसे भी वो मूर्ति खड़ी हो गई। तो खड़ी होने के बाद जो है थोड़ा सा बाबा मेडिसिन वगैरह लेकर थोड़े से ठीक हुए। तो होने के बाद जो है मेरे बाबा फिर देखकर थोड़ा सा प्रसन्न भी है मगर भड़क भी रहे थे हमारे ऊपर कि भाई क्या कर रहा है ये। तो डांट फटकार लगी, तो मूर्ति तो हालांकि खड़ी हो गई, रंग वगैरह हमने किया। तो उस समय से मैं थोड़ा सा मेरा कि अरे हम बना दिए, हमको एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिल गई। तो बस इसी नेचर से फिर उनके साथ लपटे भरे थे। जब वो पापा जब काम नहीं करते थे उस समय मैं काम किया करता था, जैसे चेहरे वगैरह बनाना और भी बहुत से फुटकर काम हैं, सब टुक टाक करता ही रहता था। मैं दोपहर को लंच टाइम में जब वो खाकर थोड़ा सा रेस्ट करते थे उस समय मैं काम करता था। तो शौक़ हो गया था, एक मज़ा भी आता था कि अरे फलाने का लड़का किया है, तो एक मन के अंदर आनंद खुशी भी आती थी। तो बहुत से लोग भाई कहते थे कि आप बढ़िया किए हो, बढ़िया बनाओ, और बढ़िया है और बनाओ। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमने काम किया। हमारा काम करने का जो हिसाब है उस समझ लो आप, सवेरे हम करीब वही 11 बजे से स्टार्ट करते हैं, 11:30 पौने 12 बजे से पूजा पाठ करने के बाद आरंभ करते हैं काम स्टार्ट। तो ये चलता है मेरा 3 बजे तक दोपहर को। तो दोपहर को 3 बजे के बाद जो है हम लंच करते हैं, करने के बाद फिर 1-1.5 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर शाम से 5 बजे जो है फिर लगते हैं। 5 बजे से रात को ही 12:30-1 पर डे का ये मेरा शेड्यूल है। और बीच में ब्रेक होता है थोड़ा सा, और फिर वो जब ब्रेक होता है तो उसमें मुझे पूजा पाठ वगैरह ये भी करने रहते हैं। सवेरे भी पूजा पाठ वगैरह किए हम लोग, कोई भी हम लोग, मेरे यहाँ के वर्कर से लेकर प्रत्येक जो भी सदस्य मेरे साथ हैं, सब जो है बिना पूजा पाठ न किए कोई कुछ काम नहीं करेगा, मतलब टच नहीं करेगा। सोने के बाद अगर आप भाई
बासी शरीर में आपको काम नहीं करना, आपको नहा धोकर साफ कपड़ा पहनकर तब आपको माँ की प्रतिमा पे हाथ लगाना है। ये मेरे यहाँ का बहुत ज़बरदस्त रूल है, इसको मैं किसी को भी तोड़ने नहीं देता हूँ। प्रयास करता हूँ कि ये होना चाहिए, क्योंकि माँ की प्रतिमा है। डेकोरेशन में जैसे साड़ी है, गोटा वगैरह है, उसके बाद उनके गहने हैं, तो गहना तो कोलकाता से आता है और बाल वगैरह सब कोलकाता से आते हैं। जितनी भी डेकोरेट आइटम होती हैं वो सब हम लोगों का जो है कोलकाता से ही आता है। और कुछ ये अपने बनारस में होते हैं, तो अपने बनारस में जो है रिच सामान कीमती होता है, महंगा ज़्यादा होता है, और वही चीज़ थोड़ा सा हल्के में कोलकाता में मिलता है, तो वो थोड़ा सा चीप पड़ता है हम लोगों को। तो मटेरियल समझ लीजिए, डेकोरेट करने के लिए 90% मटेरियल कोलकाता से आते हैं। देखिए ये एक आडम्बना है लोगों के। वो एक राजेश खन्ना की पिक्चर आई थी ना, ये उस पिक्चर से आया, तो वो धीरे धीरे आदमी के मन के अंदर वो घर कर गया कि वेश्या द्वार की मिट्टी। आप जो अपने आप में उस टाइप का ब्राह्मण है लगे लगाने वाला, उनसे आप इन सब चीज़ों के विषय में अगर चर्चा करेंगी तो आपको बताएगा। एक्चुअली होता कुछ नहीं है, इनसे प्रतिमा निर्माण का कोई भी ब्यौरा हम लोगों को आज तक नहीं मिलता है। अगर भी कोई कहता है कि प्रतिमा निर्माण में ये चीज़ है, तो मैं बाकायदे पतरा निकालूंगा प्रतिमा निर्माण हेतु क्या क्या सामान का ज़रूरत है और क्या भी प्रैक्टिकली उससे बात होगी। और ये मैं नहीं कहूँगा, शास्त्र कहेगा, क्योंकि शास्त्र मैंने नहीं लिखा। प्रतिमा निर्माण का कार्य मैंने आरंभ नहीं किया, ऋषि कात्यायन ने किया। तो ऋषि कात्यायन ने जब महिषासुर का वध करने के लिए ऋषि कात्यायन ने सबसे पहले पुआल से प्रतिमा बनाई, उनको आकार दिया, उनमें प्राण प्रतिष्ठा किया। बनाने वाला भी ब्राह्मण, स्टार्टिंग बनाने वाला भी ब्राह्मण, प्राण प्रतिष्ठा करने वाला भी ब्राह्मण, और उनको फिर महिषासुर के साथ लड़ने के लिए तैयार करने वाला भी ब्राह्मण। फिर जब वो उपयुक्त हो गई, जब उनके 10 हाथों के में जब वो तैयार हो गई लड़ने के लिए, जब पूरा 10 हाथ जब जोरदार हो गया, तब उनको आयुध प्रत्येक देवताओं ने दिया। कल ये फैशन हो गया, लोगों के मन के अंदर ये भावनाएं मतलब एकदम बैठ गई हैं कि वहाँ से मिट्टी आती है। ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी आती है हम लोगों की सबसे पहले, देखिए बनारस ये आपके भेलूपुरा में जलकल है, वाटर बॉक्स, वहाँ से हम लोगों को चिकनी वाली मिट्टी आवाहमान वहीं से आ रही है। जो पहला मिट्टी का लेप लगता है वो बहुत ज़्यादा चीट होता है और लसम बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो वो फर्स्ट लेप के लिए लगता है। और ये सब जितने भी आप फिगर में माता के जो फिनिशिंग देख रही हैं, ये टोटल आता है गंगा की मिट्टी से। और वाटर बॉक्स की मिट्टी और गंगा की मिट्टी दोनों को मिलाकर हम लोग बहुरूपी मिट्टी बनाते हैं। उंगली की अलग से बनती है, हाथ हथेली में भरने वाला अलग से बनता है। फिर मूर्तियाँ जब गंगा की मिट्टी हम लोग चढ़ा देते हैं तो मूर्तियाँ फटने लगती हैं, एकदम महीने में हर जगह से फट जाती हैं। तो फटने के बाद जो है उसके ऊपर फिर से मिट्टी भरा जाता है। वो जो मिट्टी उसके भीतर दौड़ती है, जो फटे हिसाब के, जैसे आपके शरीर के अंदर आप देखेंगी कि आपका नस निकला हुआ है, ये वही नस है। फिर उसके ऊपर चमड़ा लगाते हैं, अर्थात कॉटन का कपड़ा। वही चिकनी वाली मिट्टी को हम लोग बहुत पानी से उसको साना जाता है, और सानने के बाद उसको फिर सूती के कपड़े से उसको रिफाइन किया जाता है, छान कर एकदम चिकना हो जाता है वो, एकदम मतलब दही से भी क्लीन, एकदम एक दाना एक कुछ नहीं रहेगा उसमें। उससे वो सूती का कपड़े को जो है माँ उसमें बोल कर फिर माँ के शरीर में उसको लगाया जाता है, जो कि माँ के शरीर में चमड़े का काम करती है। तो ये तो मिट्टी का काम हुआ। फिर उसके बाद हम लोग मिट्टी लग जाने के बाद फिर कलर का काम आता है, आरंभ होता है। जैसे हम लोगों का कभी देखेंगे अगर छिला जाता है कहीं से, तो देखेंगे वाइट हम लोगों का चमड़ा भीतर से दिखता है। तो ये वाइट चमड़ा ये वही प्राइमर है जो भगवान ने हम लोग के शरीर के भीतर किया हुआ है। फिर उसके बाद ये कलर, जैसे कोई गोरा है कोई काला है, जिसको जैसा भगवान ने स्वरूप दिया उसको वैसे कलर हुआ। तो वैसे ही हम लोग भी बनाते हैं, उस पैटर्न का कलर बनाते हैं, लगाते हैं। विदाउट टीम छोड़ तो कोई गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं।
चाहे आप एक प्रतिमा बनाओ, चाहे आप 10 प्रतिमाएं बनाओ, आपको आदमी चाहिए। तो मेरे पास जो भी कारीगर आते हैं, जो भी मैं कोलकाता से मंगवाता हूँ, या मेरे अपने भाई हैं, मेरा अपना भतीजा है, तो ये सब मेरे पास लगे हुए रहते हैं। मेरे 2-3 शिष्य भी हैं जो कि अभी लर्निंग पीरियड पे हैं। तो इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहता है इस काम में। अगर एक बाल्टी पानी की ज़रूरत पड़ गई, तो आप कोई काम कर रहे हो, पता लगा कि आप नहीं जा सकते हो बाहर, ऐसा सिचुएशन पे आप नहीं हो, तो भाई वो एक बाल्टी पानी भी जो ला देता है, वो भी बहुत काम कर देता है। तो बाकी तो कारीगर वगैरह सब करते ही रहते हैं। उसके बाद जब कारीगर करता है, फिर उसको बोलना रहता है मुझे कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, फाइनल टच कैसे। जैसे हम लोगों में सबसे ज़्यादा दिमाग खपाना पड़ता है सिंह पर, महिषासुर पर, सांप पर, इन सबों पे दिमाग थोड़ा सा लगाया जाता है। अब जैसे एक मैं भैंसे का सर बना रहा हूँ, तो उस भैंसे के सर को कैसे आपको मूवमेंट करना है, किस जगह पे उसको रखना होगा, कैसे उसका भाव होना चाहिए, तो वो हमको देना है। क्योंकि ग्राहक तो हमें ऐसे पैसे देगा नहीं ना, तो मुझे कुछ काम तो देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मुझे खटना रहता है उन लोगों के पास। वो लोग अगर 100% करते हैं, तो मुझे मतलब 200% मुझे करना होगा, तब जाकर वो जो है अपनी जगह पे आएगा। हाँ। नए ग्राहक बहुत कम आते हैं इस गली में, और पुराने ग्राहक जो भी आते हैं, तो कुछ रहते हैं, कुछ बिखरते हैं। वैसे मेरे बहुत पुराने ग्राहकों में से अभी भी कुछ ग्राहक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसको कि मैं कभी छोड़ा ही नहीं हूँ, और न वो मुझे छोड़ेंगे। मेरे बाबा के बनाए हुए एक सबसे पुराने कस्टमर हैं अर्दली बाज़ार, न्यू डिलाइट क्लब के नाम से हैं। वहाँ पे संजय श्रीवास्तव हैं, तो मौले भैया, ये लोग राजू भैया हैं, ये लोग जो हैं, हमने कई बार इन लोगों को बताया कि भैया हम नहीं बना पाएंगे, मगर ये वही पुरानी शहंशाही है इन लोगों का। बहुत बात करते हैं, हम भी करते हैं भाई, खटपट अपने में होता रहता है, मगर एक मोह है हमारा भी उनके साथ बहुत ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है, उनका भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरी कांटेक्ट सबसे बढ़िया तो मैं गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब के पास रहता हूँ, और मेरे बगल में ही दशाश्वमेध घाट है। और जो भी जुड़ना चाहे, ऐसा कोई हाथी घोड़ा थोड़ो ना हूँ, आप कोई भी आ सकता है। ये देवनाथपुरा है। देवनाथपुरा जो है 200 सालों से प्रतिमा कार्य हेतु यहाँ पे लोग आते रहते हैं, और ये बहुत पुरानी यहाँ की कलाकृति है बनारस की। और ये बनारस की सभ्यता जो है, हर चीज़ों में ऐसा कोई भी चीज़ आप ढूंढ लो जो कि बनारस में ना होता हो। ऐसे पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में बहुत कम है, ऐसा कोई काम नहीं है जो अपने बनारस में आपको नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। खाली आपके पास खोजने का दिमाग लगाना होगा, थोड़ी सी आपको जो है मेहनत करनी होगी। पूजा के उपलक्ष्य में देखा जाए तो बस सभी जितने भी काशीवासी हैं, अदर भी कहीं पर भी रहने वाले, सबको मेरा हाथ जोड़कर ये विनम्र विनती है कि इस कोरोना काल में जो है आप लोग सभी माँ का दर्शन करिए, मगर हाँ थोड़ा सेफ्टी के साथ। हम भी यही बात कहेंगे जो नरेंद्र मोदी कहते थे, कम से कम 2 गज की दूरी ज़रूर बनाए रखें, और मास्क बेशक यूज़ करिए, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ ज़रूर करिए, और ज़्यादा चहल पहल में नहीं जाएं तो अच्छा है। हाँ, पार्ट बाय पार्ट सबका दर्शन करिए, सब जगह जाइए, मूर्तियाँ हर जगह लगेंगी, हर जगह देखने को मिलेंगी, ये ज़रूर आप लोग करिए, बस ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा।